हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है आवाज़। सुनिए जी, वो मेरे बाबूजी अपनी रिंकी के लिए कोई लड़का बता रहे थे। सकुचाते देवकी जी अपने पति देवनाथ जी से बोली, तुम तो रहने ही दो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी गंवार औरत मेरे पल्ले बांध दी, वैसा ही कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए भी बताया होगा। तुम लोग मेरे और मेरे बच्चों के मामले में ना पड़ो, यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूँगा। ज़्यादा बकबक की तो तुझे भी तेरे बाप के घर भेज दूंगा। अकड़ते हुए देवनाथ जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। देवकी जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थीं, लेकिन अपने माता पिता पर कसा गया तंज उनकी आंखों को भिगो गया। फिर भी वो चुप ही थीं, क्योंकि आज तक चुप ही तो रही थी। बच्चों को पैदा करके पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहते भी डरती थी। हाँ, एक बात की संतुष्टि जरूर थी कि उसे भले ही सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके बच्चों को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। देवकी जी एक सीधी सादी सी अनपढ़ महिला जो थी, जिसे किस्मत से पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये देवकी की किस्मत थी या बदकिस्मती, ये तो सिर्फ देवकी जी ही जानती थी। देवनाथ जी की बड़ी बेटी रिंकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही उसकी नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। देवनाथ जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। आखिर माँ के अनपढ़ होने के बावजूद बेटी आज इस मुकाम पर पहुंच गई थी, जिसका पूरा श्रेय वो खुद को ही देते थे। जब भी देवनाथ जी उससे शादी की बात करते, वो टाल देती। हमेशा कहती, पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो देवनाथ जी इस बार फिर रिंकी से बात करने से खुद को रोक नहीं सके। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। रिंकी चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। देवकी जी दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी तो उनसे रहा नहीं गया। रिंकी, तेरे पिताजी कुछ पूछ रही हैं, जवाब दे बेटा। देवनाथ जी फिर चिल्लाए, तुझसे कहा ना तू चुप रहा कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। देवकी जी को फिर चुप कराकर देवनाथ जी अपनी बेटी रिंकी से बोले, बता बेटा क्या बात है, आखिर क्यों तू हर बार शादी करने से मना कर देती है। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी। रिंकी बोली, खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज़ की कमी है। तुझे तो मैं ऐसे घर में दूंगा जहाँ तू रानी बनकर रहेगी। देवनाथ जी बोले, पापा, नाना जी ने भी तो माँ को अच्छा घर और वर देखकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना, लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला। मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, ताकि कोई मुझे यह ना कह सके कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। रिंकी ने नजरें मिलाते हुए अपने पिता से कहा। रिंकी की बात सुनकर अचकचाते हुए देवनाथ जी बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गंवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता है ना उठने बैठने का। पापा, जिसे आप गंवार औरत कहते हैं ना, वो हमारी माँ है। उसी ने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया है। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है। यही ना कि वो अनपढ़ हैं और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही ना। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो वो भी मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज रिंकी की आवाज़ में अलग ही रोष था, जिसने देवनाथ जी का मुंह बंद कर दिया था। देवकी जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग चुका था। बेटी के रूम में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज़ मिल गई थी, जो एक पत्नी एक माँ के सम्मान के लिए उठी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है जलन। रूपाली और रितेश की शादी हुए 3 साल बीत चुके थे। रूपाली का ससुराल मारवाड़ी परिवार से था, तो उनका खुद का बर्तन का व्यवसाय था। ऐसे में रूपाली और उसकी देवरानी को घर में कोई काम नहीं होता था। घर में ज़्यादातर काम करने के लिए नौकर चाकर थे। उनको बस सुबह शाम के खाने पीने का ही इंतजाम देखना होता था। ऐसे में रूपाली अपनी देवरानी सुहानी से बहुत जलन महसूस करती, क्योंकि सुहानी की जब से शादी हुई थी, उसने अपने हंसमुख स्वभाव से सबका मन मोह लिया था। एक दिन सुहानी अपनी सहेलियों के साथ अपने ससुराल में गप्पे लड़ा रही थी। तब वहाँ सास और जेठानी आती हैं। सास तो सुहानी की सहेलियों के साथ यूँ घुल मिल जाती हैं जैसे सुहानी की सास ना हो, उनकी सहेली हो। ऐसे में सास बोली, अरे तुम सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं। या फिर सुहानी ने यूं ही हंसा हंसा कर पेट दर्द कर दिया, अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे का इंतजाम करती हूँ। अरे दीदी, आप क्यों खड़ी हो, आप भी बैठिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम से बाजार जाना है, तुम सब बैठो। रूपाली अपने मन में, इस देवरानी को तो देखो, पूरा दिन बस हंसी ठट्टा करने से ही बाज नहीं आती।
सारा दिन हंसती रहती है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। सुहानी की सहेलियों का आना जाना उसके ससुराल में लगा रहता था। सब मॉडर्न परिवार से थीं और सुहानी भी मॉडर्न थी। वह सारी सहेलियां भी छोटे कपड़े पहनकर ही सुहानी के ससुराल आया करती थीं। लेकिन सुहानी की सास मनोरमा भी पुरानी सोच वाली सास नहीं थीं, वह भी मॉडर्न ख्यालात की ही थीं। ऐसे में वो भी सुहानी की सहेलियों के साथ घूमा फिरा करतीं और गप्पे लड़ातीं। सबको ही सुहानी के हंसमुख स्वभाव के कारण उसके साथ समय बिताना खूब अच्छा लगता, लेकिन जेठानी रूपाली को ये बात हजम नहीं हुई और वह अगले दिन सुबह सुहानी के पति धीरज के पास गई और बोली, अरे देवर जी, अगर मैं कहूँगी तो बुरी जेठानी बन जाऊंगी। पर क्या हुआ भाभी, कहिए क्या कहना था आपको। वो क्या है कि तुम्हारी पत्नी और उसकी सहेलियां का घर में आना जाना बहुत हो रहा है। उतना ही नहीं, सबकी सब छोटे कपड़े पहन कर आती हैं और सुहानी भी उनके साथ छोटे मॉडर्न कपड़े पहनकर चश्मा चढ़ाकर घूमती है, जो हमारी सोसाइटी में पीछे से सब बातें बनाते हैं। और न जाने सासू माँ को भी क्या हुआ है, वह भी उनके साथ ताल से ताल मिलाती हैं। लेकिन आप ही सोचिए, पीछे हमारा ही खानदान बदनाम हो रहा है ना। हाँ भाभी, आप सच कह रही हो। और फिर रूपाली तो सुहानी के पति धीरज को उसके खिलाफ भड़काकर वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। फिर धीरज अपनी पत्नी सुहानी के पास आकर कहता है, देखो, आज के बाद से तुम्हारी सहेलियों का इस घर में आना जाना बंद कर दो। इस घर में तुम्हारी सहेलियां कोई नहीं दिखाई देनी चाहिए और यह मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़कर साड़ी पहना करो। देखा नहीं भाभी, घर में कैसी रहती हैं। सुहानी अपने पति का अचानक ऐसे चिल्लाना सहन नहीं कर पाई और वह रो देती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी गलती क्या है जो उसका पति उस पर ऐसे चिल्लाता है। लेकिन यह देखकर रूपाली कोने में खड़ी बहुत हंसती है। उसे अपनी देवरानी को रोते हुए देख बहुत मज़ा आता है। समय गुजरता जाता है और फिर रूपाली पेट से होती है। डॉक्टर के पास जाने पर पता चलता है कि रूपाली को एक अंदरूनी बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसके बच्चे को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में जब रूपाली को 8 महीने हो जाते हैं, तब अचानक उसे पेट में बहुत दर्द शुरू होता है और उसे जल्दी में अस्पताल ले जाया जाता है। पति रितेश के पूछने पर डॉक्टर कहते हैं कि रूपाली की सर्जरी करके बच्चा निकालना होगा, वरना उसके जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर इतना खर्चा बताते हैं कि उस समय कोरोना का लॉकडाउन होने की वजह से धंधा ठप हो पड़ा था, बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ पड़ा था। इसलिए सर्जरी के लिए इतने पैसे जुटाना आसान नहीं था। जब रूपाली के पति रितेश ने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे जुटाने की कोशिश की तो वह मुमकिन नहीं हो पाया और बहुत परेशान हो गया। इतने में वहाँ सुहानी और पति धीरज साथ में सास ससुर भी आते हैं और वह बड़ी चिंता के साथ रितेश को पूछते हैं कि रूपाली बहू कैसी है। तो रितेश कहता है कि उसकी जल्द ही सर्जरी करनी होगी और उसके लिए उसने हर जगह से पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास इतना पैसा नहीं कि इस गंभीर समय में हमारी मदद कर सके। इतने में सुहानी अस्पताल के बाहर आती है और वह अपनी सहेली पायल को फ़ोन लगाती है, अरे पायल, मेरी जेठानी को बच्चा होने वाला है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से अर्जेंट सर्जरी करके बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है और इसके लिए हमें 2 लाख रुपये की ज़रूरत है। अभी हमारे पास उसके आधे ही हैं, तो अगर हमारी कुछ मदद कर सको तो। अरे सुहानी, यह भी कोई कहने की बात है, तू चिंता मत कर, मैं भी अपने पति शुभम को लेकर अस्पताल आती हूँ। तू अस्पताल का एड्रेस मुझे मैसेज कर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। और फिर थोड़ी ही देर में पायल अपने पति शुभम को लेकर अस्पताल आती है और बाकी के पैसे रूपाली के पति रितेश के हाथ में देती है और कहती है, भाभी का ख्याल रखना और पैसे की चिंता मत करना, धीरे धीरे जब आपके पास पैसे आएँ तब देना। रितेश कहता है, मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज सुहानी की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में तुम सबने मेरा साथ दिया, जब ऐसे समय में कोई खड़ा नहीं होता। अरे क्या भैया, आप भी, सुहानी मेरी बहन जैसी है और हम सब एक परिवार ही तो हैं। पायल बोली। रूपाली की सर्जरी होती है, माँ और बच्चा दोनों ठीक होते हैं। जब रूपाली ठीक होकर घर आती है तो उसे सुहानी और उसकी सहेली पायल ने की हुई मदद की सारी बात पता चलती है। तो रूपाली सुहानी को गले लगकर खूब रोती है और उससे किए हुए बर्ताव के लिए वह माफ़ी मांगती है। आखिर उसे यह समझ आ जाता है कि कभी कभी समाज और दोस्तों के साथ मेल मिलाप होना और घुला मिला होना कितना ज़रूरी है, जो ऐसे वक्त पर भी काम आ सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।